अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया बिकम यूरोप लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रिफाइंड ऑयल, सऊदी अरेबिया इन सेकंड प्लेस। तो सऊदी अरब जहाँ से तेल निकलता है वो जी सेकंड प्लेस पे चला गया और जो इंडिया है वो टॉप पर चला गया। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू एंड पर देंगे। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ सामने आई है। इंडिया यूरोप का नंबर 1 सप्लायर बन चुका है रिफाइंड ऑयल के मामले में। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया इज़ नाउ यूरोप्स लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रिफाइंड फ्यूल। ये एक मेजर अकॉम्प्लिशमेंट है और इससे देखिए भारत को हेल्प मिलेगी अपने एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ाने में। इवेंचुअली जो हमारा टारगेट है इस साल का 900 बिलियन डॉलर्स का, ये हम रीच कर सकते हैं यूरोप की मदद से। क्योंकि अभी मैं ऑनलाइन देख रहा था, वैसे ये जो न्यूज़ है, पहली बात तो कई लोगों को हजम नहीं हुई, लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि ये कैसे हो रहा है कि इंडिया ने सऊदी अरेबिया को भी बीट कर दिया रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्ट करने के मामले में। और मैं ऑनलाइन देख रहा था, कुछ अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, फॉर एग्जांपल डेरेक ग्रॉसमैन, इन्होंने इस टाइप की मीम्स पोस्ट करनी स्टार्ट कर दी कि किस तरीके से रशियन ऑयल इंडिया के ज़रिए यूरोप के पास जा रहा है। और डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ कि यहाँ पर रिसेंटली हुआ क्या है, क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। यूरोप को इंडिया जो ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है, रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है, ये हमारी इकोनॉमी को हेल्प कैसे करेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि पीएम मोदी ने हाल ही में फाउंडेशन स्टोन ले किया है भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का। ये 1500 करोड़ का एक ह्यूज साइंस पार्क बनेगा भारत में पहली बार। तो बताइए कि ये डिजिटल साइंस पार्क कहाँ पे बनने वाला है, दिल्ली, केरला, महाराष्ट्र या फिर सिक्किम? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ओके, तो जो ये सारा इशू है ना, ये इन डेप्थ समझने के लिए सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप ये जो एनिमेशन है इस पर गौर करें। ये एनिमेशन मैंने नहीं बनाया, ये अमेरिकन न्यूज़ एजेंसी ब्लूमबर्ग ने पब्लिश किया था। यहाँ पे इन लोगों ने डेटा दिखाया है कि किस कंट्री के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं रिसेशन, मतलब कि मंदी में जाने के। इनके हिसाब से सबसे ज़्यादा चांस है मंदी में जाने के G7 कंट्रीज़ के। यहाँ पे आप देख पाओगे G7 कंट्रीज़ आपको दिख जाएंगे, यूके, यूएस, जर्मनी, इटली, कनाडा, फ्रांस। फिर वैसे थोड़ा नीचे आप जाओगे तो आपको जापान भी दिख जाएगा। इन सब के कंपैरिजन में अगर हम इंडिया को देखें तो यूएस मीडिया खुद एक्सेप्ट करता है कि इस साल 2023 में 0% चांस है इंडिया में रिसेशन यानी मंदी आने के। क्योंकि रिसेशन आने के लिए ना 2 क्वार्टर, मतलब कि 3 महीने, टोटल 6 महीने लगातार आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव रहनी चाहिए। तो भारत की नेगेटिव तो जाती ना, अनलेस कोई बहुत ही बड़ा कोई इवेंट हो जाए तो इसकी पॉसिबिलिटी 0% है। मगर बाकी देशों में आप देखो तो एक डर है रिसेशन का। आर्थिक मंदी जब एक बार आ जाती है कंट्री में तो उससे उस कंट्री के बिजनेसेस, इकोनॉमी को काफ़ी लॉस होता है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि आर्थिक मंदी को प्रिडिक्ट करने के लिए एक रिसेशन प्रोबेबिलिटी मॉडल भी एग्जिस्ट करता है। ये मॉडल अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है सिंस 1982। तो मैं आपको ये बता दूं, मुझे पता नहीं आर्थिक मंदी कब आएगी, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, मगर पश्चिमी दुनिया में, वेस्टर्न वर्ल्ड में आर्थिक मंदी बिल्कुल आप कह लीजिए डोर स्टेप पे है। कभी भी इस टॉपिक को लेकर बड़ी न्यूज़ आ सकती है यूरोप या फिर यूएसए से। नाउ जब आर्थिक मंदी बिल्कुल आपके दरवाजे पे होना, तो ऐसे टाइम में सैंक्शन जो लगा रखे हैं रशिया पे, ऑयल प्राइस कैप वगैरह, ये सारी चीज़ें पीछे चली जाती है। वर्बली तो कंट्रीज कहते हैं कि हाँ जी हम यूक्रेन के साथ है वगैरह, मगर चुपचाप उनकी जो मेन नीतियाँ हैं ये चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, जापान ने जब रिसेंटली ये अनाउंस किया कि ये लोग रशिया से ऑयल परचेज करेंगे $60 प्राइस कैप के भी ऊपर, बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट थी। जापान ने ऑलमोस्ट G7 कंट्रीज को कह दिया हमसे ना हो पाएगा, हमें अपनी जो इकोनॉमी है उसका ध्यान रखना होगा, हम यूक्रेन के सैंक्शंस की वजह से मंदी में नहीं जाना चाहते। तो जापान एक ऐसा देश जो पुतिन पर, रशिया की सरकार पर सैंक्शन अनाउंस कर चुका है, उसे यू टर्न लेना पड़ा और वापस रशिया का ऑयल परचेज करना पड़ा। और इतना ही नहीं, जापान के बाद ना रिसेंटली पाकिस्तान को
ये अनुमति मिल चुकी है यूएसए से कि जाओ जाके तुम भी सस्ता रशियन क्रूड ऑयल परचेज कर लो। यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं टू यूएसए, इन्होंने ये बात खुद एडमिट करी है कि पाकिस्तान को अप्रूवल मिल चुका है यूएसए का और अब पाकिस्तान आराम से रशियन ऑयल परचेज कर सकता है। अब आप समझ लीजिए, जब पाकिस्तान को भी अप्रूवल मिलना शुरू हो जाए तो ऑलमोस्ट आप मान लो कि सबको ही अप्रूवल मिल चुका है। आखिरी नंबर पाकिस्तान का यहाँ पे आया होगा। और यूरोप भी लंबे समय से क्या कर रहा है, कई महीनों से चुपचाप क्या कर रहा है कि जो कच्चा तेल रशिया प्रोड्यूस करता है ना, वो कच्चा तेल जब भारत में पहुंचता है और जब वो रिफाइन होता है, देखिए कच्चा तेल आप रिफाइनरी में रिफाइन करोगे और भारत के पास रिफाइनिंग कैपेसिटी बहुत सारी है। हमारी दिग्गज कंपनियां हैं। फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी का मेन बिजनेस क्या है, ऑयल रिफाइनिंग। आप देखोगे ऑयल रिफाइनिंग से वो बहुत कमाते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑयल रिफाइनरीज में बहुत कमाती है। उसके अलावा वेरियस हमारी कंपनीज हैं, इंडियन ऑयल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, इनकी मेजर रिफाइनरीज हैं ऑल ओवर इंडिया और इनके पास ये शक्ति है कि कच्चा तेल यहाँ पे आप डालो और ऑयल के जो प्रोडक्ट्स आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल पेट्रोल ये प्रोड्यूस कर सकते हैं और फिर जो ये फिनिश प्रोडक्ट्स है ना, ये इंडिया इतने बना देता है कि हम फिर बाद में इन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करते हैं। आप जान के हैरान होंगे, भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट क्या है। हमारे एक्सपोर्ट्स आपको पता है कि इस साल अभी न्यूज़ आई है कि $750 बिलियन को क्रॉस कर चुके हैं। बड़ी बात है। और अब जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है उसमें सरकार का टारगेट ये है कि $900 बिलियन के टोटल एक्सपोर्ट्स करेंगे, गुड्स और सर्विसेज दोनों को मिलाकर। तो ये सब अकॉम्प्लिश करने में सबसे बड़ा सपोर्ट पता है किसका आता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। आप अगर इंडिया के स्टील आयरन के एक्सपोर्ट्स देखो तो ये कुछ भी नहीं है भारत के पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स के सामने। हम बहुत सारी विदेशी मुद्रा कमाते हैं अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट से। ये इंडिया का मेन एक्सपोर्ट है। और दुनिया में आप देखोगे तो यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के बाद, रशिया तो खैर अब लिस्ट में रहा ही नहीं है, तो यूएसए के बाद इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रिफाइनर आपको मिलेगा, क्योंकि टोटल कैपेसिटी ऑयल रिफाइन करने की हमारे देश में है 250 मिलियन टन। इट इज क्वाइट इनसेन। तो यूरोप देखिए पहले भी काफी बार इंडिया से जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि पेट्रोल हो गया और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं कच्चे तेल से जो आप बनाते हैं, वो यूरोप हमसे परचेज करता था। मगर अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि सऊदी अरेबिया को भी जो हमने बीट किया है ना, इससे दो बात साबित हो जाती है। पहली बात तो ये कि इंडिया की जो रिफाइनरी की कैपेसिटी है ये बहुत बढ़ चुकी है। दूसरी बात, यूरोप को भी सस्ते रशियन ऑयल का फायदा चाहिए। रशियन ऑयल सस्ता है, नो डाउट। रशियन ऑयल सऊदी अरेबियन ऑयल से सस्ता पड़ेगा। ऑब्वियसली जब आपका मेन रॉ मटेरियल सस्ता है तो उसके बाद जो रिफाइनरी के बाद आप बनाओगे वो भी आप सस्ते रेट पर बेच पाओगे। बहुत ही बेसिक बात है, यहाँ पे आप समझ पा रहे होगे। मान लो दो दुकानें हैं, एक दुकान को दूध सस्ते रेट पर मिलता है तो ऑब्वियस ही बात है वो दुकान आगे जाकर दही पनीर वो भी सस्ते रेट पर ही बेच पाएगी। तो यूरोप प्रैक्टिकली क्या कर रहा है, घुमा फिरा के रशिया का ही फायदा कर रहा है। रशिया से ये लोग डायरेक्टली डीजल पेट्रोल नहीं परचेज कर रहे, बस इंडिया के थ्रू परचेज कर रहे हैं। इससे आप कह लीजिए इनकी फेस सेविंग हो रही है। एटलीस्ट ये दुनिया को ये कह सकते हैं कि देखिए हम रशिया से कुछ परचेज नहीं कर रहे मगर इंडिया के थ्रू ये सस्ता फ्यूल परचेज कर रहे हैं। तो ये अपने आप में देखिए हिपोक्रेसी नहीं है, ये हिपोक्रेसी अल्ट्रा प्रो मैक्स है। और मैं कहूँगा यूरोप ही ये सब कर सकता है। बाकी देखो, जापान खुल के कहता है कि जी हम रशिया का ऑयल परचेज कर रहे हैं। पाकिस्तान में लाख बुराइयाँ होगी, ये भी खुल के कह रहे हैं कि हाँ जी यूएसए से हमको पर्ची मिल गई है, वहाँ पे लिखा है कि जाओ परचेज कर लो, तो हम परचेज कर लेंगे। मगर यूरोप ने कितने लंबे समय तक बाकी कंट्रीज़ की आलोचना करी, उनको ये कहा कि तुम गलत साइड खड़े हो, तुम हिस्ट्री की गलत साइड खड़े हो, बट चुपचाप ये लोग ऑयल परचेज कर रहे थे। बाय गॉड, एक एक्सट्रीम लेवल की हिपोक्रेसी। और ये मजाक नहीं है, इसे मजाक मत लेना, ये सीरियस बात है कि एक दुनिया का रीजन जहाँ से इतनी वेल्थ प्रोड्यूस होती है, इतनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होती है, वहाँ के लोग इतने दोगले हैं। इट इज़ बैड फॉर मैनकाइंड। पर इंडियन पर्सपेक्टिव से आप देखो तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते रहेंगे, यूरोप की डिमांड कम होने वाली है नहीं। ये लोग फ्यूल परचेज करेंगे और भी कंट्रीज परचेज करेंगी और रशिया यूक्रेन वॉर लगता नहीं है कि खत्म होने वाली है। रिसेंटली ज़ेलेंस्की ने एक स्टेटमेंट दी है कि हो सकता है, अगेन मैं मुझे पता नहीं ये होगा या नहीं, बट उनका कहना ये है कि हो सकता है कि रशिया यूक्रेन वॉर कई दशकों तक चले। ये तैयारी करके बैठे हैं कि 10-20 साल हो सकता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट चलती रहे, ख़त्म ना हो। क्यों?
क्योंकि ना यूक्रेन पीछे हटने को तैयार है, ना रशिया पीछे हटने को तैयार है। सीज फायर होता ना, यूक्रेन को लगातार यूएसए के वेपन्स मिल रहे हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि कई सालों तक लगातार चलती रहे। यूएसए की जो डिफेंस कंपनीज हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। मगर बाकी दुनिया की अगर हम बात करें तो बिल्कुल रिसेशन आएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्रैश करेंगी। बट इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि सिंस हमारे यहाँ मंदी का चांस ज़ीरो है ना, तो इसी बहाने आप देखोगे कि बहुत सारे निवेशकों का पैसा ये रिसेशन ग्रस्त कंट्री से बाहर निकाल कर धीरे धीरे ये इंडिया में पंप इन करना स्टार्ट कर देंगे। ये इवेंचुअली होगा। और इंडियन पर्सपेक्टिव से आप देखिए, हमारे दोनों हाथों में लड्डू हैं। वी आर एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट कि हमें ये स्थिति मिल रही है। फॉर्चुनेट क्या कहूँ मैं, एक कहावत होती है लक फेवर्स द ब्रेव, तो हमने हमारा लक खुद कमाया भी है। और आगे आने वाले टाइम में आप देखोगे इंडिया के एक्सपोर्ट्स में एक मैसिव जंप आने वाला है। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ पे ओपन होगा। 1500 करोड़ का डिजिटल साइंस पार्क होगा ये, और ये ओपन होगा केरला में। यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम नरेंद्र मोदी टू ले स्टोन फॉर डिजिटल साइंस पार्क इन केरला। 1500 करोड़ रुपए का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा इसके बारे में, ये किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। और यहाँ पर फाइनली मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज है आखिरी दिन अनअकैडमी की मेगा सेल का। तो आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है, यू कैन परचेज इट नाउ। सीधा जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको वेरियस कोर्सेज के लिंक्स मिलेंगे। और यूपीएससी का जो कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी होती है, इसमें एक मेगा डिस्काउंट चल रहा है जो आज रात मध्य रात्रि को ख़त्म हो जाएगा। तो अवेल करने के लिए यहाँ पे जो ये लिंक है यहाँ पर इस पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं यूपीएससी कॉम्बो ऑफर, जिसके अंडर प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल तीनों की तैयारी आप कर पाएंगे विद अनअकैडमी। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज़ करिए कोड PD10 एंड सेव मनी इसी नोट के साथ। ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलो जी, वीडियो खत्म हो गया। और भाई क्या बात है यूरोप की, झंडे नहीं यूरोप ने गाड़ दिए। यूरोप की बात है कि इंडिया की बात है? नहीं, मैं तो यूरोप की बात करूंगा भाई साहब। इंडिया इंडिया जो से तुम्हारे यूरोप जो अंदर अंदर खेल खेल रहे हैं, वो तो दोगले ही हैं, शुरू से ही हैं। दोहरी ये गेम तो खेलते पहले हैं। भी कई दफा हो लोगों चुका की है। आंखों में धूल झोंकते हैं और क्या करते हैं। भाई साहब अपने मफाद के लिए जो है ना, हालात को मद्देनजर रखते हुए फैसलों को बदलना पड़ता है। नहीं, जापान ने क्या कहा है? हाँ तो फिर देख लो, सीधा जो सीधा उसको चलो ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं। चलो सीधा सीधा बोला तो है ना हाँ, ये बात है कि बहादुरी दिखाई है भाई, उसने बोला, यही बड़ी बात है। बाकी बात ये है कि यूरोप जो है वो चोरी छुपे जो है वो अपना मतलब निकालते जा रहा है। हाँ। और देख ले दुनिया के सबसे असल में सबसे दुनिया ज्यादा- को लड़ाने वाले लोग ही ये हैं। हाँ। ऊपर से यूक्रेन को ज्यादातर हथियार भी दे रहे हैं। और ये भाई रशिया साहब पर अमेरिका पाबंदियां के भी लगाई कहते जा हैं, रही अमेरिका हैं। के जो वो बात करता है वो उसने लाइन मारी, उसके लाइन के फकीर, लकीर के फकीर, वो वाली बात है। मैं ये यूरोप अमेरिका को ना माने तो किसकी माने भाई, उसको माननी पड़ती है। और अब शुरुआत में जब जंग छिड़ी थी उस वक्त जर्मनी ने मना कर दिया था। उसने बोला था कि भाई मैं नहीं खिलाफ बोलूंगा, सही। लेकिन बाद में उसको भी बोलना पड़ा। लेकिन ये है कि चलो कुल मिला के जिस तरह भी हो रहा है, जाती मफाद तो रहते हैं कि अपना कंट्री वो किसी की बातों में आके खुद को बर्बाद कर लें, वो क्या बात हुई। तारक भाई, एक चीज के बगैर आपका गुजारा नहीं, फिर आप साफ उसके है। साथ लड़ सकते, ना गैस के बगैर है ना ऑयल के बगैर है। यूरोप जहाँ पर इतनी ज्यादा सर्दी होती है वहाँ पर गैस के बगैर जर्मनी 95% जो है ना गैस वो रूस की इस्तेमाल करता है, इतनी ठंड होती है। तो भाई साहब मरते हैं, फिर क्या करें? भूख से मर जाए, अमेरिका देगा फिर उनको पैसे? नहीं, कुछ ये नहीं तो करेगा। दुनिया में ये जो महंगाई का काल पड़ा हुआ है, ये हर तरफ अब देख ले, फिर भूखमरी डॉलर की हो तो रही वैल्यू है। बढ़ती है, अमेरिका को क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ना, वो तो डॉलर छापता है भाई, उसके डॉलर की वैल्यू तो बढ़ी है ना। लोगों की इन्फ्लेशन हुई है, उसके डॉलर तो बढ़ी है। उसके तो मजे हैं भाई साहब। देख ले, यही तो भाई साहब अमेरिका की पुलिस ही है जिससे वो मतलब कि हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, इस पुलिस ही की बिना चलो उनकी इस वो पुलिस जंग से जो ये है है कि दूसरी इंडिया को दुनिया तो में- बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। दूसरी दुनिया में वो जंग फैलाता रहता है और खुद जो देख ले अब दूर फायदा बैठ के लेता रहता है। तमाशा देखता है। ऐसी बात। लेकिन इस जंग में फायदा जो है ना वो भाई साहब, सबसे ज्यादा इंडिया ले गया। फायदा इंडिया ने लिया कि रशिया से सस्ता तेल लिया और सस्ते तेल की वजह से सस्ता होगा, लेकिन ये है कि उन्होंने उनका साथ भी नहीं छोड़ा।
मुश्किल हालात आए, सारी दुनिया ने साथ छोड़ा रशिया। भाई साहब इंडिया को पता था कि हमारा इधर फायदा है जी। रशिया जैसा भी है वो भाई साहब हाथी है, जिस तरह मर्जी है, इकोनॉमी चाहे उसकी गिरी है, लेकिन फिर भी रशिया के पास जो है ना वो कुदरती आत्मनिर्भर होने के लिए सब कुछ है। ऐसी बात है। उसके पास टेक्नोलॉजी है, हथियार है, जमीन है, खाने पीने की सारी चीजें। बस एक नहीं है तो पॉपुलेशन नहीं है। पॉपुलेशन अच्छा है, थोड़ा खर्चा होगा, अगर पॉपुलेशन ज्यादा होती तो उसको भी पड़ी होती भाई अब क्या करूं। तो उसको टेंशन नहीं है अमेरिका की, क्योंकि वो सारी चीजें बेचता है। अगर टेंशन है तो सैंक्शन की, लेकिन सैंक्शन के बावजूद भी देख रहे यूरोप जो है वो सारा उसका हीरे भी बिकते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हीरे रशिया के होते हैं, वो भी सस्ते होते हैं। सही। ये सस्ती चीजें देने में तो रशिया मैं कहता हूं नंबर 1 पे। वो बीच में यार है इतनी वाफर मिकदार में, आपकी बिके भी तब जब आप सस्ती में बेचेंगे। और महंगे करने मैं में कहता पैसा हूं- कोई भी नहीं लगा, वो जिस कंट्री से सस्ती मिलेगी उधर से ले लेंगे। मैं तो भाई कहता हूँ कि जितना रशिया ने इस जंग के दौरान तेल जो है एक्सपोर्ट किया ना, इतना मैं कहता हूँ पहले नहीं सालों में किया होगा, ऐसी बात है। क्योंकि जब सस्ता दिया तो जैसे ही रेट ऐसे कम किए हाँ तो दुनिया ने लाइनें लगा दी। लाइनें लगा दी। इंडिया ने कितना करे, यूरोप सारा तेल से यूरोप, और मजे की बात है अमेरिका को भी बेच रहा था रिफाइंड ऑयल जो है ना, तो कमाल है भाई। और बाकी बात करें ये पाकिस्तान भी खरीदने जा रहा है भाई साहब। अब देखते हैं, कोशिश तो पहले हमारी यही ऊपर से कोशिश तो बोलते हैं हमारी 7-8 सालों से है। नहीं ऊपर से पता तो बोलते हैं नहीं हमारे मिलेगा पास कब। रिफाइनरी नहीं है। यही तो मैं सोच रहा हूँ कि रिफाइनरी है नहीं तो ये तेल कच्चा लेकर क्या करेंगे। और हो रिफाइनरी भी सकता होता उनसे तो ले सस्ता ले। दे लेकर किसी और को महंगा दे। चलो भाई जो पहले रिफाइनरी लगी इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करके ना जुगाड़ लगा के कुछ साफ सफाई कर लेंगे। ऐसी बात। और बाकी जो प्रोडक्ट होते हैं बहुत सारी चीजें बनती है, जो कच्चा तेल होता है उससे कि जो लुक वगैरह जो सड़कें बनाने के काम आती है, और भी बहुत सारी चीजें बनती है। वो टेम्परेचर के हिसाब से बनती है ना, ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो और चीज बनेगी, कम देंगे तो वो जो ज्यादा product चलो बनते हैं। जैसे भी वो पर वो बनता है। भाई साहब पायदार होते हैं। हाँ तो अच्छा ये खासा भाई बनता है। अच्छा खासा माल छापता है इंडिया। और ज्यादातर जो बोल रहे थे कि वो प्राइवेट सेक्टर है, अंबानी है, उसकी है वो रिफाइनरी जो सबसे चलो ज्यादा। यार मुनाफा तो कंट्री को हाँ ज्यादा लेकिन है। जो डॉलर आते हैं वो तो कंट्री के लिए भाई साहब फायदेमंद ही होते हैं। जब एक्सपोर्ट होती है तो साफ जाहिर डॉलरों में ही होती है, जो इंपोर्ट भी होती है वो भी डॉलरों में ही होती है, लेकिन फिर भी बहुत माल बचता है। यार क्रूड ऑयल मतलब कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, देखो ना एक्सपोर्ट कितनी बढ़ गई है। ये भी तो चेक कर, सही बात 700 750 से 900 के ऊपर जाने लगा। उससे अच्छी बात तो ये है कि इधर रोजगार मिल गया एक तो लोगों को, सही बात। ऊपर से जब एक्सपोर्ट करते हैं तो और भी ज्यादा महंगा करके बेचते हैं, वो फर्क तो है। वो तो जो ट्रेड डेफिसिट अकाउंट है ना भाई साहब, उसको बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। जितने मतलब कि लेते हैं उतने देते भी हैं, ताकि ना बैलेंस हो जाए तो तरक्की ज्यादा होगी उससे। चलो जी अब देखते हैं कि क्या होता है आने वाले वक्तों में। लेकिन इंडिया जो है वो बिल्कुल अच्छा ये खतरे समझ की। नहीं लगी तारक भाई, एक तो सऊदी अरेबिया उसका अपने मतलब का प्रोडक्ट है क्रूड ऑयल, फिर उसको रिफाइन करके वो सस्ता देगा, या इंडिया जो दूसरे कंट्री से क्रूड लेगा फिर उसको रिफाइन करेगा। समझ ये कि ना सऊदियों ने अजारादारी देखा की जाए ना, सऊदियों की। हालांकि वो प्रोडक्ट सस्ता दे रहे हैं मार्केट में क्योंकि उनका इनकी- अपना प्रोडक्ट है, ये देर से लेकर रिफाइन करके फिर ये उससे भी सस्ता दे रहे हैं। उसकी वजह बता रशिया तो से रहा हूं। सस्ता मिल रहा है ना, रशिया से सस्ता चलो मिल रहा है। सस्ता ही मिल रहा था, सऊदिया का तो अपने ही नहीं है। तो इनकी पहले मंडी में अजारादारी थी, अब धीरे धीरे हो सकता है ये भी रेट कम करें, क्योंकि अब मुकाबला हो रहा है। मोनोपोली खत्म हो नहीं तो गई। कौन खरीदेगा वो इनसे। पता है कोविड के टाइम पे कहते थे फ्री में ले जाओ, सुनने में आता कह रहे थे कि फ्री ले जाओ, पैसे जब बाद कोई में चीज दे दो। बिकेगी नहीं, आप सारा तो दिन वो लेकर इतना ज्यादा बैठोगे। वो रिफाइनरी चलती रहती है, वो तेल बनता रहता है, तो वो नुकसान ही होता है इतना, तो हाँ storage उसको के लिए स्टोर होता भी नहीं नहीं। कर सकते। तो बढ़िया था भाई साहब, इंडिया जो है वो बगैर खतरे के चल रहा है, टॉप पर है इस वक्त है, मतलब खतरे के बगैर जो है ना वो टॉप पर है। तो जो खतरे में है वो टॉप पर जो है वो यूके को बताया गया जी। तो यूके वालों के तो भाई साहब जी, एल लग गए। है। हाँ इतने लग पावरफुल गए। कंट्री यार। तो जो भाई साहब ये जंग की वजह से ना काफी कंट्री जो इसको प्रॉब्लम फेस हो रही है, खाने पीने की दिक्कत हो रही है, खाद्यों की दिक्कत हो रही है, बहुत सारी चीजों की दिक्कत हो रही है। और भाई साहब यूरोप अमेरिका की बात करें तो वो तो बेचते हैं भाई अपने हथियार, इस जंग से उनको फायदा ही है। अमेरिका को तो इसलिए फायदा है कि सुपर पावर जो रशिया है उसके मुकाबले में वो भाई उसको ज्यादा कमजोर किया जा रहा है। तो जो ताकि ये दोबारा उठ ना सके। जो वो प्यादा बना हुआ है वो है जी यूक्रेन, 4 पैसे लेकर वो ज़ेलेंस्की अपने कंट्री को बर्बाद कर रहा है, कर तो रहा है कि कर कर दिया दिया है है। बल्कि।
अपने लोगों को घरों से बेघर कर दिया ऐसे- बिना वजह की जंग में। तो ऐसे- वैसा मामा लगता है वो अपने अपने आप को बचा, अपने लोगों को बचा। सही। एक अच्छा हुक्मरान का मकसद होता है कि अपने लोगों को बचाए। बिल्कुल जी, वो बिल्कुल। बगैर वजह के वो किसी को अपने जो लोगों को जंग में झोंक दिया उस बंदे ने। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।